हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज तारीख हो गई 3 मई 2021, दिन मंडे सोमवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आपको पता होगा कल से ही देश में चुनावी नतीजों को लेकर काफी कुछ राजनीतिक सियासतें और चर्चाएं चल रही है। उस पर भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आ रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से भी कुछ बड़े फैसले हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी TMC की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में तुरंत बड़ा ऐलान कर दिया। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों PM मोदी ने भी कमेंट किया पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर। आखिर क्या, मैं आपको बताऊंगा। वहीं कई राज्यों में फिर से 14 से 17 दिनों का लॉकडाउन लग चुका। बिल्कुल सख्त पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। आखिर किन किन राज्यों में जानेंगे अपन। इसके अलावा देश में जो अभी कोरोना महामारी चल रही है ना, इस पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों की अब कोरोना से भी एक और भयंकर महामारी आ रही है जिसका नाम है ओरोपुचे वायरस करके इसका नाम है। और वैज्ञानिकों ने इस नए वायरस की नई महामारी को लेकर अलर्ट भी जारी किया। आखिर किस जीव के द्वारा ये महामारी फैल रही है आपको जरूर जान लेनी चाहिए। कुछ ऐसी और भी बड़ी खबरें हैं। देश से जुड़े 50 बड़े ही इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट को जानते हैं फटाफट से इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा आप मेरे साथ और इसे एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले तो एक दुख भरी बात यह दोस्तों की राजधानी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिता का भी कोरोना से निधन हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इनके निधन पर शोक भी जताया। मतलब खुद हमारे देश की राजधानी के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनके पिता को भी कोविड संक्रमण के चलते इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कुल मिलाकर के कि कोरोना आजकल हर किसी को चपेट में ले रहा। सो प्लीज आप भी सावधानी रखें, मास्क जरूर लगाएं और बिना काम घर से बाहर ना जाएं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रे है। अगली बड़ी खबर देखिए, व्हीकल की RC में नॉमिनी का नाम जोड़ना अब आसान हो चुका है। सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जी हाँ, कहने का मतलब सिंपली है दोस्तों की मोटर व्हीकल रूल्स में कुछ बड़े बदलाव किए हैं और अब RC यानी कि गाड़ी की जो RC होती है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसको ट्रांसफर करना भी आसान हो चुका है। जी हाँ, कहने का मतलब सरकार के नए नियम के मुताबिक अब अगर कोई मोटर गाड़ी वाहन व्हीकल के मालिक की जान चली जाती है तो इस स्थिति में जो नॉमिनी होता है उस व्यक्ति के नाम से मोटर वाहन पंजीकृत करने या हस्तांतरित करने में आसानी होगी। वाहन मालिक अब वाहन के पंजीकरण के समय ही नॉमिनी व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं या बाद में भी ऑनलाइन आवेदन के जरिए ऐसा कर सकते हैं। जैसे अभी अपन बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं तो उसमें कुछ नॉमिनी वगैरह डालते हैं। अगर कोई लोन वगैरह लेते हैं तो कोई बीमा पॉलिसी वगैरह लेते हैं तो उसमें भी हमारा नॉमिनी होता है कि हमारी जान चली जाने के उपरांत उसको बीमित राशि मिल जाती है, राइट। वैसे ही अब गाड़ियों के RC का रजिस्ट्रेशन होगा ना, तब भी आप उसमें नॉमिनी डाल पाएंगे। ये ऑप्शन मिलेगा आपको। नई गाइडलाइन के मुताबिक व्हीकल के मालिक को उस व्यक्ति की पहचान का प्रमाण पत्र जमा करना होगा जिसको व्हीकल का मालिक नॉमिनी घोषित कर रहा है, बस। और इसके लिए एक फॉर्म 31 अलग से बना दिया। तो कहने का मतलब इससे गाड़ी वाहन व्हीकल वाले सभी लोगों के लिए ये नियम लागू हो चुका है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना के तत्काल बाद 4 मई से शुरू होगा स्पेशल ड्राइव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की बड़ी घोषणा निकल कर आ रही है। यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद 4 मई से विशेषकर गाँव के लिए योगी सरकार जो वो स्पेशल ड्राइव शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम 09 को ये दिशा निर्देश दिए हैं। और ऐसे में दोस्तों यूपी CM योगी का कुल मिलाकर के कहना यही है कि अब कोविड संक्रमण से हमें गाँव को बचाना है। गाँव के प्रति विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है और इसीलिए ये नया स्पेशल ड्राइव अभियान योगी सरकार की ओर से शुरू किया जा रहा है। अच्छी बात है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना मरीजों के लिए राहत की बात है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घटाया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर IGST। जी हाँ, साधारण भाषा में कहूँ दोस्तों तो कोरोना से जान बचाने वाली जो मशीन है जो कि हवा से ऑक्सीजन बनाती है उस पर सरकार ने टैक्स घटा दिया। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है ना, उनके आयात पर सरकार ने IGST को 28% से घटाकर सीधा 12% ही कर दिया। कहने का मतलब अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपको सस्ते मिलेंगे। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने ये भी फैसला लिया था कि अब आप ऑनलाइन विदेशों से भी डायरेक्टली अपने घर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा सकते हैं। तो अब इसमें आपको 28% के बजाय IGST जो है वो 12% ही देना पड़ेगा। हालांकि ये कटौती 30 जून तक के लिए लागू की गई है। फिर भी अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, GST को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि अब देरी से मंथली रिटर्न फाइल करने पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। जी हाँ, कहने का मतलब 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वालों को मार्च और अप्रैल के लिए 3B रिटर्न दाखिल करने वालों को अब 30 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल चुका है। अब आपको 30 दिन अगर आप देरी से GST रिटर्न करोगे ना, ये 3B रिटर्न, तब तक आपको कोई भी पेनल्टी वगैरह या लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो ये भी गवर्नमेंट का एक फैसला है। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, इस राज्य में 14 दिन का लॉकडाउन लग चुका है। आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। 5 मई से ये नया आदेश लागू होगा।
जी हाँ, आखिर कौन से राज्य में, तो मैं आपको बता दूं, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 5 मई से लेकर 19 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 5 मई आ रही है ना, अभी ये 5 तारीख, परसों से ही उड़ीसा में सख्त लॉकडाउन लगने जा रहा है 14 दिन का। उड़ीसा के मुख्य सचिव S.C. मोहपात्रा की ओर से ये आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब इसमें क्या क्या नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, इसकी कुछ जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों लॉकडाउन को लेकर और एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पंजाब राज्य में भी 15 मई तक मिनी लॉकडाउन रहेगा। सख्त पाबंदियां लागू हो चुकी हैं, सिर्फ जरूरी दुकानें ही खुलेंगी, जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह ये हो गई, या कुछ और आवश्यक दुकानें हैं वो ही खुलेगी। पंजाब राज्य में जो 15 मई तक लॉकडाउन लगाना, उसको लेकर कुछ गाइडलाइंस के नियम भी आप देख सकते हैं। बैंक व सरकारी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। कार, टैक्सी वगैरह में 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ पाएंगे। शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। ये देखिए, मतलब शादी में भी सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में भी अब सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो पाएंगे। वहीं इस मिनी लॉकडाउन के दौरान दूध, मीट, अंडे, दवा की दुकानें, मेडिकल लैब आदि खुले रहेंगे। पंजाब में अगर कोई बाहर से व्यक्ति आएगा तो 72 घंटे पुरानी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। ये कुछ और ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं लॉकडाउन की बात हो रही है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, गोवा राज्य सरकार ने भी 10 मई तक के लिए कोरोना से जुड़े प्रतिबंध को बढ़ा दिए हैं। यानी कि एज ए गोवा राज्य में भी 10 मई तक सख्त लॉकडाउन ही रहेगा फिलहाल सरकार के नए आदेश के मुताबिक। वहीं मध्य प्रदेश भोपाल में भी लॉकडाउन को 10 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश में 12,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हुए पिछले 24 घंटों के दौरान। 14,000 से ज्यादा ठीक होकर लौटे। लगातार चौथे दिन एक्टिव केस में कमी देखी गई। ये MP का कुछ डेटा और आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हालात इंदौर वगैरह, भोपाल यहाँ पर चल रहे हैं और इसी कारण मध्य प्रदेश भोपाल में लॉकडाउन को 10 मई तक सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया। ठीक है ना, तो एक तो कुछ लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर बातें चीतें खबरें रही। और एक अपडेट में आपको बता दूं, हरियाणा राज्य सरकार ने भी 3 मई से लेकर 7 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। यानी कि 3 मई से 7 दिन तक 10 मई तक हरियाणा राज्य में भी सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से इस नए आदेश का ऐलान भी किया जा चुका है। ओके, तो दोस्तों ये कुछ हरियाणा, पंजाब, गोवा, उड़ीसा वगैरह इन राज्यों में सख्त लॉकडाउन की पाबंदियां लागू हो चुकी हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली खबर देखिए। कोरोना पर कल ही PM मोदी ने एक और समीक्षा की बैठक की और इस बार एक ये भी फैसले को लेकर चर्चाएं चल रही दोस्तों कि मरीजों के इलाज में MBBS छात्रों का भी साथ लिया जा सकता है और कुल मिलाकर के मरीजों के इलाज के लिए MBBS छात्रों की तैनाती की जा सकती है। ऐसी प्लानिंग सरकार की चल रही है। जी हाँ, कहने का मतलब जो लास्ट ईयर के अंतिम वर्ष के जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं ना, इसके अलावा जो नर्सिंग छात्र हैं, उनको भी अब कोविड अभियान में शामिल किया जाएगा। हालांकि उनको सरकार मानदेय वगैरह भी देगी, तनख्वाह भी देगी, लेकिन उनका उपयोग भी अब दोस्तों मेडिकल स्टाफ की ऑलरेडी कितनी कमी आपको पता ही है, तो उनके साथ में किया जाएगा, है ना। ये सरकार की अच्छी प्लानिंग है। अभी कोविड से लड़ने के लिए नई योजना बनाई कल ही मोदी सरकार की तरफ से। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यानी कि DU ने UG और PG की फाइनल ईयर की परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया। अब इस तारीख से होंगे एग्जाम। मैं आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शहर में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर अंतिम वर्ष की जो फाइनल ईयर के एग्जाम है उनको फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। DU के अंतिम वर्ष और आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 मई से शुरू होनी थी, जो कि अब 1 जून से आरंभ होगी। ये परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यमों के जरिए ओपन फॉर्मेट में होगी, लेकिन फिलहाल अब इनकी तारीख को 15 दिन आगे बढ़ा दिया है। 1 जून से ही शुरू होगी। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा निकल कर आ रही कि पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। यानी कि जो न्यूज मीडिया रिपोर्टर्स हैं उनको अब सरकार टीका लगाने की बिहार में प्लानिंग बना रही है। साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 1.25 लाख और रेमडेसिविर की शीशियों के साथ भारत पहुंच चुकी है अमेरिका की चौथी फ्लाइट भी। अमेरिका जो अब लगातार भारत की सहायता कर रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं दोस्तों, अभी भारत की सहायता करने के लिए कई देश आगे आए हुए हैं। कई देश ऑक्सीजन को लेकर मदद कर रहे हैं। मैं आपको आगे और इसको लेकर खबरें बताऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों अमेरिका की चौथी फ्लाइट जो है भारत आ चुकी है, तकरीबन 1.25 लाख रेमडेसिविर की शीशियों को लेकर के, है ना। इससे पहले आपको पता होगा 1000 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर और कई मेडिकल सामान लेकर अमेरिका की एक और फ्लाइट भी भारत पहुंची थी। तो ये अभी भारत की मदद के लिए अमेरिका भी पूरा साथ दे रहा है, कहना पड़ेगा, है ना। और अगली बड़ी खबरें अपन जानते दोस्तों, कुछ चुनाव से संबंधित अपडेट हैं, कुछ कोरोना महामारी से जुड़ी और एक नई महामारी से जुड़ी भी खबरें हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अपन एक काम करते हैं ना यार, आज के मौसम समाचार जान लेते हैं। तो देखिए, राजधानी दिल्ली में कल ही आंधी के साथ बारिश हुई और अभी भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से यानी कि IMD के मुताबिक 40 डिग्री तक पहुंच सकता पारा। आंधी बारिश का अभी भी अनुमान निकल कर आ रहा। देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेताया कि कमजोर हुआ पश्चिमी विक्षोभ का असर
जी हाँ, तो ऐसे में कुल मिलाकर के आज संपूर्ण भारत का 3 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, दक्षिण तटीय उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ भागों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में भारी बारिश की भी संभावना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के पूर्व भागों में भी हल्की फुल्की बारिशें आपको देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा भी झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर अलर्ट मौसम समाचार। और अब अपन बात करें दोस्तों चुनाव वगैरह को लेकर क्या कुछ न्यूज अपडेट चल रही है, तो देखिए बड़ी खबर आप असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स 2021 को लेकर लाइव अपडेट आ रहा। बंगाल में टीएमसी की बल्ले बल्ले हुई, तमिलनाडु में डीएमके का डंका बजा, असम में बीजेपी की वापसी हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको 5 ही राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर डेटा बताना चाहूंगा। तो देखिए पश्चिम बंगाल में बात करें सबसे पहले तो टीएमसी जो है वो 213 से ज्यादा सीटों पर जीत चुकी है। भाजपा 77 सीटों के लगभग जीत पाई है। अभी तक के जो आंकड़े हैं 292 सीटों में से उनके मुताबिक यही है। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु में द्रमुक पार्टी जो है वो 158 सीटों पर जीती है। अन्ना द्रमुक पार्टी 76 सीटों पर जीती है, यानी कि तमिलनाडु में डीएमके ही अपना डंका बजा पाई है। बात करें केरल की तो केरल में माकपा जो है वो 93 सीटों पर जीत पाई है। कांग्रेस जो है वो 41 सीटें ला पाई है। भाजपा यहाँ पर केरल में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। अन्य पार्टियों के खातों में 5 सीटें गई। वहीं असम राज्य की बात करें तो असम में 74 सीटें भाजपा के खाते में आई। कांग्रेस 51 सीटों पर सिमट गई और असम में एक बार फिर से भाजपा की ही सरकार बनती नजर आ रही है। पुडुचेरी में दोस्तों कांग्रेस को 8 सीटें मिली, एएनआरसी को 16 सीटें मिली और अन्य के खाते में 6 सीटें गई। राजस्थान उपचुनाव के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी भाजपा को 72 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 106 सीटें मिली हैं। अन्य के खातों में 21 सीटें गई हैं। तो ये तो रहा चुनाव का नतीजा और डेटा कुछ जो आपने देख लिया। अब बात करें कुछ बड़ी खबरों में दोस्तों तो देखिए कल ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत के जश्न के बाद टीएमसी कार्यकर्ता जो वो बेकाबू हो गए और बीजेपी पार्टी के दफ्तर को भी आग लगा दी। ये कुछ वीडियो फुटेज भी वायरल हो रही है, इसको लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के दफ्तर को आग लगा दी गई। उद्दंड मचाया टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जीत के बाद। जबकि आपको पता होगा दोस्तों की चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि 2 मई को जीत का जश्न वगैरह भी नहीं मनाया जाएगा नतीजों के दिन। फिर भी कई लोगों ने जो है चुनाव आयोग के नियमों को तोड़ा और कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन को भी तोड़ा। इसके चलते चुनाव आयोग का तो ये भी कहना कि ऐसे उद्दंड मचाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर वगैरह की जाए। देख सकते हैं आपकी जीत में भूल गए कोरोना के नियम। बंगाल में सड़क पर पटाखे फूटे, जबकि चुनाव आयोग ने पटाखे फोड़ने के लिए सख्त मना कर दिया था पहले से ही। चेन्नई में भीड़ में लड्डू खिलाए गए। इलेक्शन कमीशन ने चुनावी राज्यों से कहा कि ऐसे लोगों पर तुरंत एफआईआर दर्ज करो। साथ ही बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि ठीक तरह से चल रही है वोटों की गिनती। ईवीएम को लेकर कोई भी बड़ा मसला नहीं है। ये भी चुनाव आयोग का कल कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर इस बार कोई भी राजनीतिक पार्टियों को कोई गिला शिकवा नहीं है, यानी कि शिकायत वगैरह नहीं है। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद दोस्तों पीएम मोदी ने भी ममता बनर्जी को बधाई दी और बोले कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पूरा समर्थन है। पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार की तरफ से मतलब पूरा समर्थन रहेगा। वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी ने हार को स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि अब अपने मूल्यों और आदर्शों के लिए हम लड़ते ही रहेंगे, भले ही जीते नहीं लेकिन फिर भी लड़ते ही रहेंगे। अभी तक के आए चुनावी नतीजों के मुताबिक पश्चिम बंगाल जो है सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस पार्टी जहां एक भी सीट नहीं जीत पाई, जो मैंने आपको डेटा बताए थे। साथ ही और एक बड़ी खबर देखिए पश्चिम बंगाल में AIM की बुरी तरह से हार हुई है। 7 सीटों पर चारों खाने चित हो चुकी है ये भी पार्टी। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों कि नंदीग्राम सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जीते। ममता बनर्जी की हार हो चुकी है। जी हाँ, मतलब जिस सीट से ममता बनर्जी खड़ी हुई थी ना, उसी सीट पर ममता बनर्जी की हार हो चुकी है। इस पर दोस्तों नंदीग्राम की हार पर ममता बनर्जी ने कहा कि नतीजा अभी मंजूर है, लेकिन मैं जानती हूँ कि फर्जीवाड़ा भी हो सकता है इसमें, इसलिए वो कोर्ट वगैरह जाना चाहेंगे कि आखिर यार मतलब इतनी अच्छी सीटें आई पूरे राज्य में टीएमसी की, तो फिर नंदीग्राम सीट से आखिर खुद ममता बनर्जी कैसे हार गई। और जबकि उस सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जीते हैं। इस पर ममता बनर्जी को शिकायत है कि वो वापस रीकाउंटिंग कराने की भी कल चुनाव आयोग से अपील कर रही थी कि वोटों की रीकाउंटिंग करवाओ वगैरह वगैरह भी। वही बड़ी खबर देखिए दोस्तों पश्चिम बंगाल में टीएमसी कैंडिडेट काजल सिन्हा की जीत हुई, लेकिन नतीजों से पहले उनकी कोरोना से मौत हो चुकी है। ये जीतते हुए भी जिंदगी की
जंग को हार गए। कोरोना से इनकी मौत हो गई, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। ऐसी ही एक और घटना भी देखी गई, मैं आपको आगे कोरोना अपडेट में बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों की, पश्चिम बंगाल में हो गया खेला। पीएम मोदी ने दीदी को जीत की बधाई दी है, लेकिन नंदीग्राम में हार पर कोर्ट जाने की प्लानिंग बना रही है ममता बनर्जी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों की, नंदीग्राम सीट पर तो बड़ा उलटफेर देखा गया। शुवेंदु ने ममता बनर्जी को 1957 वोटों से हराया। अभी तक भी चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है ममता बनर्जी को। साथ ही खबर देखिए, जीत के बाद पहली बार सामने आई ममता बनर्जी और बंगाल के लोगों से कुछ खास अपील की है। ममता बनर्जी ने कल ही जीत के तुरंत बाद बंगाल की जनता को संबोधित किया और उन्होंने कहा दोस्तों कि अभी हमें कोरोना से लड़ना है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को मास्क पहनने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की और उनका ये भी कहना रहा कि अभी हम जश्न वगैरह नहीं मनाएंगे, लेकिन कई सारे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कल ही जश्न मना करके कोरोना गाइडलाइन को तोड़ा। अब उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अपडेट देखिए दोस्तों कि असम और केरल में सत्ताधारी पार्टियों की वापसी हुई है। असम में बीजेपी गठबंधन को 75 सीटों के साथ बहुमत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, जबकि केरल में ऑलरेडी एलडीएफ की जीत तय हो चुकी है। तो ये तो कुछ राजनीतिक सियासतें और उलटफेर देखने को मिली हमें। इसी के साथ ही आज के चुनावी अपडेट यहीं फिनिश होते हैं और अब अपन बात करते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। देखिए दोस्तों कि कोरोना से जंग में एक और कंपनी आगे आई और भारत को $10 लाख दान करने का ऐलान किया। और वो कंपनी है दोस्तों सोनी कंपनी। सोनी कॉर्पोरेशन जो है ये जापान की कंपनी है। सोनी के कई सारे कैमरास वगैरह आते हैं। सोनी कंपनी भारत में $10 लाख दान करने का ऐलान किया है, अच्छी बात है। साथ ही अपडेट देखिए, पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान 17,000 से भी ज्यादा नए मामले देखने को मिले, जबकि 92 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। ये तो पश्चिम बंगाल का आंकड़ा है, पूरे भारत का डेटा और आंकड़ा क्या मैं वो भी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल और एक खबर देखिए, कोरोना से जंग में ताइवान देश जो है ना उसने भी भारत को भेजे 150 तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 500 ऑक्सीजन के सिलेंडर भेजे हैं। ताइवान देश ने भी, अमेरिका ने भी मदद के लिए रेमडेसिविर शीशियां भेजी थी 1.25 लाख के समथिंग कली, और ताइवान ने भी ये आइटम भेजे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 500 ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह। तो ये अच्छी बात है भारत की मदद को लेकर, है ना। साथ ही खबर देखिए दोस्तों की, कोरोना की दूसरी लहर पर मार्च में ही मोदी सरकार को चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन सरकारें अलर्ट नहीं हुई हैं। हाल ही में ऐसी रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि सरकार को पहले ही बता दिया गया था कि कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उचित कार्रवाई नहीं की। इसी का नतीजा हो सकता है कि आज अभी कोरोना इतना ज्यादा फैल चुका है, राइट। खैर जो भी हो, अब भी हमारे पास एक ही साधन और एक ही तरीका कोरोना से लड़ने का कि प्लीज मास्क लगाएं, पूरा अपने आप को पैक रखें, है ना। और साथ ही खबर देखिए, स्नेहा वाघ के पिता का कोरोना संक्रमण से निधन हो चुका है। एक्ट्रेस ने याद में एक दिल छू जाने वाला नोट भी लिखा। ये जो एक्ट्रेस आप देख पा रहे, ये मशहूर टीवी एक्ट्रेस है। आपने कभी टीवी की सीरियल्स में इनको देखा भी होगा। इन टीवी एक्ट्रेस स्नेहा वाघ के पिता का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो चुका है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रे है। वही खबर देखिए दोस्तों की, विशेषज्ञों ने लोगों को आगाह किया कि कोरोना वैक्सीन के कारण देश को एक और बड़ी समस्या झेलनी पड़ सकती है, और वो समस्या ये आ सकती है दोस्तों कि अभी भारत में युवाओं के लिए यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी कोरोना वैक्सीन चालू कर दी सरकार ने 1 तारीख से, आपको पता होगा। ऐसे में अगर हमारे देश के सभी युवाओं को अगर कोरोना वैक्सीन लग जाएगी ना, तो फिर वो आने वाले कुछ महीनों तक ब्लड नहीं डोनेट कर पाएंगे, यानी कि रक्तदान नहीं कर पाएंगे, और इसलिए भारत में आने वाले महीनों में रक्तदाताओं की भारी कमी आ सकती है, और इसलिए खून की कमी भी अब भारत में देखने को मिल सकती है। ये बड़ी समस्या आ सकती है 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करने के कारण। ये भी एक्सपर्ट की चेतावनी और अलर्ट निकल कर आ रहा है। साथ ही और एक बड़ी खबर देखिए आप, जैस्मिन की मां को भी हुआ कोरोना तो एक्ट्रेस का दिल टूटा और कहा कि मेरे बूढ़े पापा बेड की तलाश में भागते रहे। ये भी एक अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है जैस्मिन, इनकी भी मां को कोरोना हो चुका है। भगवान जल्दी इनको स्वस्थ करे, हमारी प्रार्थना यही है। साथ ही खबर देखिए दोस्तों की, 30 अप्रैल से पहले जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज ले ली थी ना, उनको अब सेकेंड डोज भी फ्री में दी जाए। ये कहना स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कल ही एक बड़ा ऐलान किया गया कि जो 30 अप्रैल से पहले जो लोग कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा चुके हैं ना, उनको अब दूसरी डोज भी बिल्कुल फ्री में मिलेगी, ठीक है ना। जैसे कि 45 साल के ऊपर के लोग वो भागते हैं उनको, है ना। वही खबर देखिए, सावधान हो जाइए, अब फैलेगी कोरोना से भी एक और भयंकर महामारी, जिसका नाम मैंने आपको बताया ओरोपुचे वायरस करके। वैज्ञानिकों ने बताया कि कौन से देश में और किस जीव के चलते ये महामारी फैल सकती है, तो जानकारी आप भी जान लीजिए जरूर कि कोरोना से भी एक और बड़ा खतरा आ सकता है। वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया दोस्तों कि अगली महामारी क्या होगी। इतना ही नहीं बल्कि ये भी पता लगाया कि ये महामारी किस देश में और किस जीव से फैलने की आशंका है। साइंटिस्ट, दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं, उनका ये कहना दोस्तों कि आगे आने वाली इस महामारी को कैसे टाला जा सकता है, ये भी उन्होंने बताया। इस बार महामारी ब्राजील के अमेजोन के जंगलों से आ सकती है। वहाँ मौजूद चमगादड़ों, बंदरों और चूहों
गेहूं की प्रजातियों में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस से ये नई महामारी फैल सकती है। ऐसा वैज्ञानिकों का प्रिडिक्शन, जिसे कहते हैं ना, ये जब भविष्यवाणी आप समझ सकते हैं, वो बताया जा रहा। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आने वाले दिनों में वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जिन लोगों के पास शरीर की अच्छी खासी इम्यूनिटी है, अच्छी खासी उनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है। तो आप भी जरूर खाते पीते रहें, फल फ्रूट सब्जियां दूध वगैरह सब कुछ अच्छे से खाएं, ठीक है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, 24 घंटों में भारत ने खोए 2 दिग्गज खिलाड़ी। एक ने एशियाई खेलों में जीता था पदक, तो दूसरे का क्रिकेट से था नाता। जी हाँ, भारत से दोस्तों 2 खिलाड़ी पिछले 24 घंटों के दौरान ही हमेशा के लिए अलविदा हो चुके हैं। एक तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व चयनकर्ता और राजस्थान के पूर्व कप्तान किशन रुंगटा का जयपुर के अस्पताल में कोविड-19 से जूझने के बाद निधन हो गया। वहीं एशियाई खेल 1982 के स्वर्ण पदक विजेता घुड़सवार कर्नल गुलाम मोहम्मद खान का भी शनिवार को पुणे में निधन हो गया। तो हमारे देश के 2 बड़े खिलाड़ियों को हमारे देश ने खो दिया है। साथ ही खबर देखिए दोस्तों की सुबह मौत हुई और दोपहर में ग्राम प्रधान पद पर विजय घोषित हुई विमला। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान, मतलब ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम विमला है। ये कोरोना से जंग कुछ घंटों पहले ही हार चुकी थी, अपनी मौत की जिंदगी की जंग को हार चुकी थी, लेकिन ये चुनाव की जंग में जीत चुकी थी। जो रिजल्ट आए इनकी जान चली जाने के बाद, तो ये तो कुछ काम के है नहीं। आपको पता होगा, आपने एक चीज सुनी होगी दोस्तों की कुछ भी साथ नहीं जाता, जिंदगी जीना तब तक आराम से मस्ती से जियो। इस तरह से इतनी बड़ी जीतें हार सब कुछ यहीं रह जाती हैं, इसलिए जब तक जिए तब तक मस्ती से जिए आराम से, ठीक है ना। भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान 3,64,000 के लगभग नए मामले देखे गए और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,99,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, लगभग 2 करोड़ होने में अब तो। एक्टिव केस भारत में चल रहे हैं 34 लाख से ज्यादा। पिछले 24 घंटों के दौरान 3300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और अभी भारत में कुल संक्रमित, मतलब कुल जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 2,18,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका। ओके, तो ये तो रहा दोस्तों कोरोना का डेटा, राइट। और आइए अब अपन कुछ और बड़ी खबरों की बात करें तो देखिए अपडेट। ब्रिटेन के 4 दिन के दौरे पर सोमवार को रवाना होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। G7 देशों की बैठक में भी ये शामिल होंगे। जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो सोमवार को ब्रिटेन के 4 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। वो मुख्य रूप से G7 देशों की एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन जा रहे हैं। भारत को बैठक में अतिथि देश के तौर पर हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 3 से 6 मई के बीच लंदन का दौरा भी करेंगे। तो ये सरकार की प्लानिंग चल रही है। और साथ ही बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को आगामी खरीफ सीजन के दौरान प्याज का कुल रकबा 9,900 हेक्टेयर बढ़ाने का निर्देश दिया। जहां केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित 5 प्याज उत्पादक राज्य जो है ना, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह, ये ज्यादा प्याज उगाने वाले राज्य हैं। तो इन राज्यों से सरकार का ये कहना दोस्तों की 9,900 हेक्टेयर बढ़ाया जाए प्याज का कुल रकबा, है ना, ताकि प्याज वगैरह की महंगाई ज्यादा नहीं हो। इसी को लेकर सरकार का ये अच्छा फैसला है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि पश्चिम बंगाल राज्य में अगला मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है, क्योंकि ममता बनर्जी तो अपनी खुद की ही सीट से हार चुकी हैं। तो ऐसे में क्या वो खुद भी वापस मुख्यमंत्री बन सकती हैं या नहीं, या पश्चिम बंगाल में अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही प्रेडिक्शन करेंगे ना, उन लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट इनाम के रूप में मिल सकता है, जैसे मोबाइल, स्मार्टफोन, वॉच, घड़ी, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह, लैपटॉप, कुछ भी आपको गिफ्ट के रूप में DLS न्यूज की तरफ से मिल सकते हैं। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और एक काम और करना, आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, ख्याल रखिएगा आप अपने खुद का, अपने परिवार का भी। कोरोना काल चल रहा, बिना काम घर से बाहर मत जाइएगा, वरना और लट पड़ सकते हैं, पुलिस के डंडे पड़ सकते हैं, क्या मतलब है। तो ध्यान रखना और मास्क जरूर लगाना। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।